रंजन प्रसाद रंजन पासवान जी संजय लाल एक महीने हम साथी हम चाहेंगे विवेक जी मौजूद यहाँ पर, हमारे लेबर संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश यादव जी मौजूद यहाँ पर, प्रवेश के संगठन के महामंत्री यहाँ पर, इंजीनियर अध्यक्ष सीमांत मृणाल जी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता चंदन सिंह जी, प्रोफेसर विनीत सिंह जी मौजूद यहाँ पर, अनुशासन समिति के हमारे अध्यक्ष नरेश प्रसाद सिंह जी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रदेश के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हमारे राम प्रवेश यादव जी मौजूद यहाँ पर, हमारे प्रवक्ता अनूप पासवान जी मौजूद यहाँ पर, डॉक्टर पदाधिकारी साथी मौजूद यहाँ पर, सतीश कुमार जी के साथ हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने आज पार्टी की सदस्यता दी, उनके साथ यहाँ पर जितने साथी पार्टी, आनंद कुमार, रोशन कुमार जी, राजीव कुमार जी, रमेश कुमार जी, निक्की कुमार जी, और यहाँ पर विभिन्न जिलों से आए हुए, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए तमाम साथी जो आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पार्टी में आने के लिए, पार्टी को नई मजबूती देने के लिए उस श्रेणी में आ सके। हमारे नेता ने दिन रात संघर्ष किया, पर यकीनन उनके कई सपने अधूरे रह गए, उनके कई कार्य अधूरे रह गए। उनका अंश होने के नाते, उनका खून होने के नाते, जहां एक तरफ ये जिम्मेदारी मुझ पर है कि मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूं, वहीं ये जिम्मेदारी आप सब पर भी है। मेरे नेता की खूबी यही थी कि वो सबको अपने पुत्र समान, अपने भाई समान, अपने परिवार की तरह वो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को प्यार देते थे, और वही सम्मान उन्होंने जीवन भर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को देने का उन्होंने काम किया। तो आज ना सिर्फ मैं उनका अंश हूं, बल्कि आप सब भी उन्हीं के अंश हैं। कई ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने राजनीतिक हुनर उनसे सीखे, जो उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्हीं की उंगली थाम कर संभवतः वो राजनीति में आए, और आज हम सब भी उन्हीं की उंगली थाम कर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के सोच, उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं कि हम सबको जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभानी। हमारे प्रदेश की यकीनन ये विडंबना रही है, और यही कारण भी रहा है कि क्यों हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के विकास नहीं कर पाया। हमारा भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत बंबई, तो कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। क्या कारण है भैया कि हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के उस तरीके से विकास नहीं कर पाया। आज जब हम लोग दिल्ली, बंबई जैसे राज्यों में जब विकास की बातें करते हैं, विकास की सोच रखते हैं, तो हम लोग की सोच होती है, वहाँ के लोगों की सोच होती है कि कैसे यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आए, मेट्रो ट्रेन आए, बुलेट ट्रेन तक की बातचीत होती है। नए नए MNCs आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, IT जॉब, IT सेक्टर, नए नए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, ये सारी बातें होती हैं। पर हमारे प्रदेश में आज़ादी के 75 साल के बाद अगर हम लोग विकास की बात करते हैं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है
कि कैसे हमारे आंगन में एक चापाकल गड़े, कैसे हमारे घर के सामने एक नली गली बने, कैसे हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर आए। क्यों हमारी सोच यहीं पर सीमित हो जाती है? क्यों हम लोग बड़ी सोच के बारे में कल्पना नहीं कर सकते? हमारे प्रदेश के बच्चे दूसरे राज्यों में जाते हैं, दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बैंगलोर, अलग अलग राज्यों में जाते हैं और वहां पर सब बढ़िया काम कर पाते हैं। क्यों ये सुविधाएं हमारे बच्चों को हमारे ही राज्यों में नहीं मिलती? दूसरे राज्यों में जाकर आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर के साथ जुड़ते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में जाकर उद्यमी बनकर ना सिर्फ अपना घर परिवार चलाते हैं, बल्कि 100-50 और लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। क्यों ये परिस्थितियां हमें हमारे राज्य में नहीं मिलती? हमारे राज्य के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाते हैं शिक्षा के लिए। भाई, कौन चाहता है अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर करना? पर मजबूरी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोग दूसरे राज्यों में भेजते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। कोटा जाते हैं हमारे बच्चे, कोटा की परिस्थिति जानिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पर बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हमें बिहार में नहीं मिलती? क्यों बिहार के विभिन्न जिलों को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों बिहार में आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स क्रिएट नहीं हो सकते? क्यों बिहार में व्यवसाय के बेहतर अवसर हम लोग को नहीं मिल सकते? कारण सिर्फ एक है कि यहां पर ना तो युवाओं को लेकर, ना युवाओं के भविष्य को लेकर कोई नीति है, ना ही किसी में वो कार्य करने की नीयत है। आज मैं क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध करता हूं? भाई, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और मुझे जो संस्कार दिए गए हैं उसमें मैंने हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे बड़े से बड़े राजनीतिक शत्रु भी अगर सामने आए, मैं पहुंच छूकर उनका आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दिए। पर अगर आपकी नीतियां मेरे देश के, मेरे प्रदेश के हित में नहीं है, मेरे युवाओं के हित में नहीं है, तो मैं आपकी नीतियों का भी उतनी ही मुखरता से उसका विरोध करूंगा। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। 7 निश्चय किसी प्रदेश के विकास में, क्या नली गली बनाने से प्रदेश का विकास होगा? क्या गवर्नमेंट एजेंडा का हिस्सा हर घर नल का जल होना चाहिए? भाई, ये बेसिक बुनियादें हैं, ये मूल बुनियादी जरूरतें हैं। नली गली बनाना, हर घर नल का जल पहुंचाना, ये ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जो किसी भी सरकार को वैसे भी करनी है। आपको ये कार्य करके देना ही है। पर उससे बेहतर आप हमारे प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं? शिक्षा को लेकर आपकी क्या नीति है भैया? स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या नीति है? रोजगार को लेकर आपकी क्या नीति है? ये सवाल पूछना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि आपकी गलत नीतियों की वजह से बिहार हर पायदान पर पिछड़ता जा रहा है। हर कदम पर हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। विकास की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर बिहार। और सबसे पहले पायदान पर कहां पर जाता है बिहार? जब अपराध की बात होती है, जब भ्रष्टाचार की बात